हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 के सभी विद्यार्थियों का पुनः इस वन शॉट क्लास में स्वागत है। आरो भाग 2 काव्यखंड के एमसीक्यूज प्रश्न है, चैप्टर संख्या 1 से 9 सबको आज हम इस वन शॉट क्लास में देखेंगे। पहली बार आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। प्रश्न संख्या 1 देखिए, यह कह रहा है कि यह प्रश्न शिथिलकर्ता पद को बढ़ता उर में, तो यहाँ सही उत्तर हो जाएगा शिथिलता, चंचलता, विहलता, उपयुक्त सभी, ये विहलता हो जाएगा। स वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए, चिड़िया के परों में चंचलता बढ़ने का क्या कारण है? बच्चों का इंतजार करना, रात्रि, वर्षा, भूख। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चों का इंतजार करना। तीसरा प्रश्न देखिए, हरिवंश राय बच्चन किसके प्रवर्तक माने जाते हैं? छायावाद के, नई कविता के, प्रयोगवाद के, आलावाद के। हरिवंश राय बच्चन आलावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। चौथा प्रश्न, जल्दी जल्दी कौन चलता है? पंथी, बालक, सूर्य प्रकाश। तो जल्दी जल्दी पंथी चलता है, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न देखिए, प्रत्याशा में कौन होंगे, कौन इंतजार कर रहे होंगे? कवि के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, कवि के परिजन, कवि के दोस्त। तो जो चिड़िया के बच्चे हैं वो प्रत्याशा में होंगे, वह वाला ऑप्शन सही है। छठा प्रश्न देखेंगे, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? मिलन यामिनी, मधुशाला, निशा निमंत्रण, मधु कलश। तो ये जो कविता है ये आपकी निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। हरिवंश राय बच्चन जी का जो काव्य संग्रह निशा निमंत्रण। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा कितने खंडों में है? उनकी आत्मकथा 4 खंडों में है। आठवां प्रश्न देखिए, सांसों के 2 तार किसका प्रतीक है? सांसों के 2 तार जीवन का प्रतीक है, ए वाला ऑप्शन सही है। आत्मपरिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? प्रेम और मस्ती का जो है कवि का संदेश है, ए वाला ऑप्शन सही है। नीडों से कौन झांक रहे होंगे? कोयल के बच्चे, चिड़िया के बच्चे, कौवे के बच्चे, तोते के बच्चे। चिड़िया के बच्चे नीडों यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे। आत्मपरिचय और दिन जल्दी जल्दी ढलता कविता के रचनाकार कौन है? हरिवंश राय बच्चन इनके रचनाकार हैं। भवसागर से कवि का क्या आशय है? भवसागर का मतलब हो गया संसार रूपी सागर, से वाला ऑप्शन सही है। दुनिया के लिए कवि स्वयं को क्या मानता है? दुनिया के लिए कवि स्वयं को एक दीवाना मान रहा, अपना परिचय वो एक दीवाने के रूप में दे रहा है। कवि किस प्रकार की सुरा का पान करता है? कवि स्नेह रूपी सुरा का पान करना चाहता है, ए वाला ऑप्शन सही है। हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब और कहाँ हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म जो है 1907 में इलाहाबाद में हुआ, ए वाला ऑप्शन सही है। 16वां प्रश्न देखिए, कवि अपूर्ण संसार की पूर्ति कैसे करता है? कवि स्वप्नों का संसार बनाता है और उस अपूर्ण संसार की पूर्ति करता है, बे वाला ऑप्शन सही है। हरिवंश राय बच्चन की प्रारंभिक रचनाओं पर किसका प्रभाव है? उमर खय्याम का प्रभाव है, बे वाला ऑप्शन सही है। बच्चन जी का पूरा वाङ्मय बच्चन ग्रंथावली नाम से कितने खंडों में ये प्रकाशित है? ये 10 खंडों में प्रकाशित है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि ने समय को कैसा माना है? समय को परिवर्तनशील माना है, वह वाला ऑप्शन सही है। हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन को कैसा माना है? उन्होंने अपने जीवन को विरुद्धों का सामंजस्य माना है, वह वाला ऑप्शन सही है। मुझसे मिलने को कौन विकल्प पंक्ति में कवि का भाव क्या है? निराशा का, उल्लास का, जिज्ञासा का, उपेक्षा का। तो निराशा का भाव यहां पर कवि का है, ए वाला ऑप्शन सही है। शरद चमकीले इशारों से किसे बुला रहा है? शरद चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों को बुला रहा है, से वाला ऑप्शन सही है। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, ए वाला ऑप्शन सही है।
कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज कौन सी है? पतंग। स वाला ऑप्शन सही है। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ। ब वाला ऑप्शन सही है। पतंग कविता में कवि ने किसका प्रयोग किया? सुंदर सुंदर बिंबों का प्रयोग किया। द वाला ऑप्शन सही है। पुलों को पार करते हुए कौन आया? पुलों को पार करते हुए शरद आया। ए वाला ऑप्शन सही है। पतंग कविता के कवि कौन है? आलोक धनवा पतंग कविता के कवि हैं। स वाला ऑप्शन सही है। आलोक धनवा कृत कविता पतंग में किसका चित्रण है? पतंग उड़ाने वाले बच्चों की बाल सुलभ क्रियाओं और उनके उमंगों का वर्णन है। ए वाला ऑप्शन सही है। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा है? आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह दुनिया रोज बनती है। ब वाला ऑप्शन सही है। पतंग कविता का कौन सा भाग पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया? ये एक लंबी कविता है जिसका तीसरा भाग पाठ्यपुस्तक में शामिल किया गया है। पतंग कविता आलोक धनवा के किस काव्य संग्रह से ली गई है? एकमात्र काव्य संग्रह है दुनिया रोज बनती है, इससे ली गई। ब वाला ऑप्शन सही है। सबसे तेज बौछारें गई खालिस्तान में आगे आ गया भादो गया। भादवा के बाद शरद ऋतु आती है। शरद क्या चलाते हुए आता है? तो शरद चमकीली साइकिल चलाते हुए आता है। शरद क्या बजा रहा है? शरद साइकिल की घंटी बजा रहा है। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? वो चमकीले इशारों से उनको बुला रहा है। भादो किसका प्रतीक है? भादो अंधकार का प्रतीक है। ब वाला ऑप्शन सही है। शरद किसका प्रतीक है? शरद प्रकाश का प्रतीक है। ए वाला ऑप्शन सही है। कपास किसका प्रतीक है? कपास कोमलता का प्रतीक है। स वाला ऑप्शन सही है। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? पतंग उड़ाते हैं तब बच्चे बेसुध होकर के दौड़ते हैं। द वाला ऑप्शन सही है। उन बच्चों का वेग किसकी तरह लचीला है? डाल की तरह लचीला। जैसे पेड़ की डाल लचीली होती है, खींचते नीचे झुक जाती है, वापस ऊपर चली जाती है। छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? बच्चे नीडर बन जाते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, इससे क्या आशय है? बच्चों का आकाश छू लेने का जो एहसास होता है उसके लिए ये उड़ना शब्द आया है। आकाश को मुलायम बनाने से क्या आशय है? आकाश को मुलायम बनाने का मतलब स्वच्छ और सहज। बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? ये उनको छतों से गिरने से बचाता है। ए वाला ऑप्शन सही है। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? वो अपने रंध्रों के सहारे उड़ रहे हैं। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान बजाते हैं? वो मृदंग के समान बजाते हैं। आलोक धनवा किस दशक के कवि माने जाते हैं? आलोक धनवा 7वें 8वें दशक के कवि माने जाते हैं। आलोक धनवा का जन्म कब और कहाँ हुआ? आलोक धनवा का जन्म 1948 में मुंगेर बिहार में हुआ था। आलोक धनवा की पहली कविता कौन सी है? आलोक धनवा की पहली कविता जनता का आदमी। निम्न में से कौन छायावाद का कवि नहीं है? प्रसाद है, पंत है, निराला है, महादेवी वर्मा, हरिवंश राय बच्चन का संबंध आलावाद से है, छायावाद से नहीं है। कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण जो है नई कविता के कवि हैं। ए वाला ऑप्शन सही है। कविता के बहाने और बात सीधी थी कविता के रचयिता कौन है? इनके रचयिता कुंवर नारायण है। द वाला ऑप्शन सही है। बात मुझसे खेल रही थी, किसकी तरह खेल रही थी? वो एक शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। ए वाला ऑप्शन सही है। कविता एक उड़ान है,
कविता उड़ान आ रही है तो चिड़िया के बहाने है। कविता एक खेल है, खेल आ रहा है तो बच्चों के बहाने है। कविता एक खिलना है, खिलना शब्द आ रहा है तो ये फूलों के बहाने है। सब घर एक कर देने के माने का क्या मतलब है? सब घर एक कर देने के माने कौन जाने, बच्चा ही जाने। भेदभाव से रहित होता बच्चा। बात सीधी थी पर एक बार फंस गई, किसके चक्कर में? भाषा के चक्कर में फंस गई। हार कर मैंने उसे उसी जगह ठोक दिया, किसकी तरह? कील की तरह। वह वाला ऑप्शन सही है। कविता के बहाने के रचयिता कुंवर नारायण कवि हैं, नागर संवेदना के। वह वाला ऑप्शन सही है। कविता के बहाने कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? कविता के बहाने जो कविता है ये आपकी इन दिनों काव्य संग्रह से ली गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कविता के बहाने, इस कविता में कवि का मन आशंकित क्यों है? वो कविता के वजूद को लेकर के आशंकित है कि यांत्रिकता का दबाव बढ़ रहा है, उससे कहीं कविता का अस्तित्व खतरे में नहीं आ जाए। कविता के बहाने कविता में कुंवर नारायण क्या कहना चाहते हैं? रचनात्मक ऊर्जा सीमाओं के बंधन नहीं तोड़ सकती, तोड़ सकती, ये नहीं आना चाहिए। कविता में अनंत संभावना यदि रचनात्मक ऊर्जा हो, ये बिल्कुल सही है। कविता की अपनी सीमा है, ये कविता तो निस्सीम है, कोई सीमा नहीं है। कविता के बहाने में कवि ने कविता की साम्यता किससे मानी अंततः? तो बच्चों के खेल से मानी। स वाला ऑप्शन सही है। कविता और बच्चे को समानांतर मानने के पीछे कवि का क्या दृष्टिकोण है? कविता और बच्चे सीमाओं के बंधन से परे भेदभाव से मुक्त होते हैं। ये वाला ऑप्शन सही है, स वाला। कविता और फूल के खिलने में क्या अंतर है? फूल के खिलने में मुरझाने की सीमा होती है, ये यहां आ जाएगा, स वाला। कविता शाश्वत और फूल नश्वर है, क्योंकि इसकी सीमा है। बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव क्या है? कविता का मूल भाव सभी हो जाएगा। भाषा सहज सटीक होनी चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए और सही शब्द सही बात से जुड़ना चाहिए। बात सीधी थी, बात की चूड़ी मरना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बात का प्रभावहीन हो जाना। स वाला ऑप्शन सही है। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? बात सीधी थी जो कविता है ये लोग भूल गए, कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी पर कविता किस काव्य संग्रह से ली गई? कोई दूसरा नहीं, इस काव्य संग्रह से ली गई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। कुंवर नारायण का प्रबंध काव्य कौन सा है? आत्मजयी। कुंवर नारायण कवि हैं। कुंवर नारायण कौन से तार सप्तक के कवि हैं? तीसरे तार सप्तक के कवि हैं। ये 3 शब्द आ रहे हैं और ये तीसरा तार सप्तक। पर्दे पर किसकी कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। हम समर्थ शक्तिवान पंक्ति में हम किसके लिए आया है? दूरदर्शन वाले या जो मीडिया वाले हैं उनके लिए आया है। पर्दे पर वक्त की कीमत है के द्वारा कवि ने क्या दृष्टिकोण रखा है? व्यावसायिक स्वार्थ, क्रूरता, बनावटीपन, तीनों ही। फिर हम पर्दे पर दिखलाएंगे क्या? अपाहिज की फूली हुई आंख की एक बड़ी तस्वीर। वह वाला सही है। संचालक के अनुसार आप क्या देख रहे हैं? सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम। हम एक किसको लाएंगे? दुर्बल को लाएंगे। मीडिया वाले उस दुर्बल व्यक्ति से कौन कौन से प्रश्न पूछ रहे हैं? क्या आप अपाहिज हैं? आप क्यों अपाहिज हैं? अपाहिजपन दुख देता है। सारे के सारे सही है। कैमरे में बंद अपाहिज उनके किस काव्य संकलन से ली गई है? ये जो ली गई है ये आपके जो है
लोग भूल गए काव्य संग्रह से ली गई। द वाला ऑप्शन सही। देखिए हमें दोनों को एक संग रुलाने, या दोनों से क्या मतलब है, अपाहिज व्यक्ति और दर्शक। फिर कह रहा है रघुवीर सहाय कौन से तार सप्तक के कवि थे, तो रघुवीर सहाय दूसरे तार सप्तक के कवि हैं, क्योंकि यहां पर 4 शब्द आ रहे हैं, 3 नहीं आ रहे, 3 आ रहा होगा तो तीसरा, या 4 आ रहे हैं तो 4 का आधा 2 दूसरे तार सप्तक के। याद करने के तरीके हैं। कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कुछ पंक्तियां कोष्टक में क्यों लिखी गई, भाव को सजीवता लाने के लिए, संवेदना का स्तर बढ़ाने के लिए, ए और ब दोनों। कैमरे में बंद अपाहिज कविता किस कवि की है, कैमरे में बंद अपाहिज कविता रघुवीर सहाय की है। कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए संचालक क्या करता है, वो प्रश्न पूछ पूछ करके अपाहिज को रुला देता है। ये अवसर खो देंगे, किस अवसर के बारे में कहा गया है, अपाहिज द्वारा दुख दर्द बताने का अवसर है, इसके बारे में कहा गया। रघुवीर सहाय पेशे से क्या थे, पत्रकार थे। काली सील स्लेट नीला जल उपमान किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं, ये आकाश के लिए प्रयुक्त हुए हैं। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, भोर के नभ का वर्णन किया है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, स वाला सही हो जाएगा। उषा कविता प्रयोगवादी कविता है। उषा कविता के कवि का नाम शमशेर बहादुर सिंह है। उषा कविता में कवि ने किसका वर्णन किया है, सूर्योदय के ठीक पहले की जो पल पल परिवर्तित होती प्रकृति है उसका वर्णन किया है। हिंदी और उर्दू के दोआब कौन जाने जाते हैं, शमशेर बहादुर सिंह। उषा कविता में भोर के नभ की तुलना किस किस से की है, सारे के सारे सही हैं इसमें, लीपा चौका, गहरा नीला शंख, बहुत काली सील। उषा कविता में कवि ने किसका प्रयोग कर कविता को प्रभावी बनाया, बिंबों का प्रयोग करके। उषा कविता में उषा का जादू कब टूटता है, ये सूर्योदय होने पर। उषा कविता में आकाश की तुलना कवि ने किन उपमानों से की, सारे के सारे सही हैं, गहरी काली सील, लाल खड़िया चौकमली स्लेट, राख से लिपा हुआ चौका। उषा कविता में उपमान कहां से लिए गए हैं, ग्रामीण जनजीवन से। कवि ने राख से लिपा हुआ गीला चौका किसे कहा है, भोर के नभ को। सूर्योदय से पहले किसके जादू की बात की गई है, उषा के जादू की बात की गई है। प्रातःकालीन आकाश का रंग कैसा बताया गया है, प्रातःकालीन आकाश का रंग जो है नीला बताया गया। कैसा बताया गया, नीला। नीले जल में झिलमिल करती गोड़ देख किसे कहा गया, उदित होते हुए सूर्य को। निराला ने क्रांति दूत किसको कहा है, बादल को। अस्थिर सुख पर दुख की छाया किसे कहा है, क्रांति की आशंका को। जल विप्लव प्लावन हमेशा किस पर होता है, पंख पर, कीचड़। उर्मे पृथ्वी के आशाओं से नवजीवन की ऊंचा कर सिर कौन ताक रहे हैं, सुप्त अंकुर। अस्थिर सुख पर दुख की छाया किस पर तैरती है, समीर सागर पर। हिल हिल खिलखिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते बादलों को कौन बुला रहा है, छोटे पौधे। बादल राग कविता के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। कवि बादल का आह्वान किस रूप में कर रहा है, क्रांति के रूप में आह्वान कर रहा है। मानव जीवन में सुख कैसा है, सुख जो है अस्थिर है। क्रांति का सबसे अधिक लाभ किसे मिलता है, क्रांति का सबसे ज्यादा लाभ निम्न वर्ग को मिलता है। अंगना अंग से लिपटे कौन कांप रहे हैं, धनी लोग।
बादलों को अधीरता से कौन बुला रहा है? कृषक। क्रांति के बादलों की वज्र गर्जना से कौन सा वर्ग भयभीत हो जाता है? पूंजीपति वर्ग। जीर्ण बाहु शीर्ण शरीर किसके लिए कहा गया है? किसान के लिए कहा गया है। अस्थिर सुख पर किसकी छाया तैरती है? स्थिर सुख पर क्रांति रूपी दुख की छाया तैरती है। त्रस्त नयन में मुख कौन ढांप रहे हैं? धनी लोग। असनिपात से स्थापित उन्नत सशक्त वीर किसकी ओर संकेत किया गया है? पूंजीपति वर्ग की ओर। विप्लव रव से छोटे ही शोभा पाते पंक्ति में विप्लव रव से क्या मतलब है? क्रांति की गर्जना। छोटे ही हैं शोभा पाते पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? शोषित वर्ग की ओर संकेत, जिनका शोषण किया जा रहा है। ए विप्लव के वीर और ए जीवन के पारावार किसे कहा है? क्रांति के बादलों को। कवि ने शोषण करने वाले लोगों की अट्टालिका को किसके समान बताया है? आतंक भवन के समान। बादल राह कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है? अनामिका काव्य संग्रह के 6ठे खंड से। निराला किस काव्य धारा के कवि हैं? छायावादी कवि हैं। निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? 8 खंडों में निराला रचनावली प्रकाशित है। मुक्त छंद के प्रवर्तक निराला को माना जाता है। बादल राग कविता किसकी खुशहाली का राग बन गई है? लघु मानव या आम आदमी की खुशहाली का राग बन गई है। हिंदी के जातीय कवि तुलसीदास को कहते हैं। तुलसी सरनाम गुलामू है, किसका गुलाम बताया अपने आप को? राम को, राम का गुलाम बताया। कवितावली का कौन सा अंश पाठ्यक्रम में संकलित है? कवितावली का उत्तरकांड संकलित है, जिसके कविता और सवैया संकलित है। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप अंश किस ग्रंथ से संकलित है? ये रामचरितमानस का अंश है और रामचरितमानस के लंका कांड से ये संकलित किया गया है। अर्धरात्रि गई कपि नहीं आऊ, या कपि से क्या आशय है? हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए थे। तुलसीदास जी ने बड़वाग्नि से भी बड़ी आग किसे कहा है? पेट की आग को। निज जननी के एक कुमारा कथन किसके बारे में कहा गया है? लक्ष्मण के बारे में। राम के वचन किसके समान थे? साधारण मनुष्य के समान। बड़वानल से भी बड़ी पेट की आग को कौन बुझा सकता है? राम रूपी घनश्याम। किसकी हानि विशेष क्षति नहीं होती है? नारी की हानि विशेष क्षति नहीं माननी है। दरिद्रता की तुलना तुलसी ने किससे की है? दशानन रावण से की है। अस विचारी ही जागो ताता मिले न जगत, खालिस्तान में क्या आएगा? सहोदर भ्राता, सगा भाई नहीं मिलता है। तुलसी के अनुसार संसार में क्या चीजें बार बार मिल जाती पर सहोदर पुण्य नहीं मिलता? पुत्र मिल जाता, पत्नी मिल जाती, धन मकान परिवार सब मिल जाते, लेकिन सगा भाई नहीं मिलता। कवितावली की भाषा कैसी है? कवितावली की भाषा ब्रज है। शोकग्रस्त माहौल में हनुमान जी का अवतरण करुण रस के बीच कौन से रस के समान हुआ? वीर रस के समान। पेट की आग बुझाने के लिए लोग क्या क्या करते हैं? ऊंचे नीचे कर्म करते हैं, धर्म अधर्म करते हैं, बेटा बेटी को बेचते हैं, सारे के सारे सही। तब प्रताप और राखी प्रभु कथन किसने किसको कहा? ये भरत ने हनुमान जी को कहा। रामचरितमानस की भाषा कैसी है? रामचरितमानस की भाषा अवधी है। रामचरितमानस किस शैली में लिखा गया है? रामचरितमानस दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। तुलसी कौन से काल के कवि हैं? ये भक्ति काल के सगुण काव्य धारा के कवि हैं। इसमें भी ये राम भक्ति जो शाखा थी उसके कवि।
तुलसी के काव्य की क्या विशेषता है? तुलसी के काव्य की सारी विशेषता लोक मंगल की भावना, समन्वय की चेष्टा, मार्मिक प्रसंगों की पहचान। दूत कहो अवधूत कहो, सवैया में किसका वर्णन है? सच्चे भक्त का वर्णन है। फिरा गोरखपुरी की संकलित रुबाइयों में किस रस की व्यंजना हुई है? वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। लोका देने का क्या अर्थ है? हवा में उछालकर प्यार करना, ब वाला ऑप्शन। बालक तो ही किस पर ललचाया है? चांद पर ललचाया। फिरा गोरखपुरी का मूल नाम क्या था? रघुपति सहाय। रुबाई के बारे में सत्य कथन क्या है? सारे ही सत्य कथन है। ये उर्दू फारसी का छंद है। पहली, दूसरी, चौथी पंक्ति में तुक मिलाया जाता है, तीसरी पंक्ति स्वतंत्र होती है। फिरा गोरखपुरी की रुबाइयों की क्या विशेषता है? सारी विशेषता है। घरेलू रूप है, भाषा सहज और सूरदास के वात्सल्य का वर्णन याद दिलाता है। फिरा गोरखपुरी की संकलित रुबाइयों में किसका वर्णन है? एक मां और उसकी संतान का वात्सल्यपूर्ण चित्रण है। फिरा गोरखपुरी ने संकलित रुबाइयों में चांद का टुकड़ा किसे कहा है? पुत्र को कहा है। आसमान में चांद देकर बच्चा उसे लेने की जिद पकड़ लेता, तब मां क्या करती है? उसे दर्पण में चांद का प्रतिबिंब दिखाती है। सावन का जो संबंध झीनी घटा से, घटा का जो संबंध बिजली से, वही संबंध एक भाई का बहन से है। ए वाला ऑप्शन सही है। रुबाइयां क्या है? ये उर्दू और फारसी का एक छंद या लेखन शैली है। लच्छे किसकी तरह चमक रहे हैं? लच्छे बिजली की तरह चमक रहे हैं। फिरा गोरखपुरी ने उर्दू शायरी में चली आ रही किस रवायत को तोड़ा है? रूमानियत, रहस्य और शास्त्रीयता की जो रवायत है, इसको तोड़ा है। रुबाइयां छंद में कौन सी पंक्ति स्वतंत्र रहती है? तीसरी पंक्ति। रुबाइयों में किन दो हिंदू त्योहारों का वर्णन किया है? एक तो रक्षाबंधन और दीपावली। रुबाइयों में रस की पुतली किसे कहा है? रस की पुतली बहन के लिए आया है। रुबाइयां किसकी रचना है? रुबाइयां फिराक गोरखपुरी की रचना है। बालक किस पर ललचाया है? बालक चांद पर ललचाया है। फिरा गोरखपुरी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला? गुले नगमा पर। स वाला ऑप्शन सही है। फिरा गोरखपुरी का जन्म कब और कहां हुआ? फिरा गोरखपुरी का जन्म 1896 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। द वाला ऑप्शन सही है। फिरा गोरखपुरी की शायरी पर किसका प्रभाव है? मीर और गालिब की शायरी का प्रभाव है। ए वाला ऑप्शन सही है। बगुलों के पंख कविता में किस वक्त की सहते श्वेत काया तैरने की बात की गई है? सांझ का समय है। रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की जो कविता होती है, कविता रूपी फसल है, रोपाई क्षण की और कटाई अनंतता की। छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख किसकी रचना है? ये उमाशंकर जोशी गुजराती साहित्यकार है, उनकी रचना है। बगुलों के पंख कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया? बगुलों के पंख इस कविता का हिंदी रूपांतरण भोलाभाई पटेल ने किया। अभिज्ञान शाकुंतलम और उत्तर रामचरित्र का गुजराती में अनुवाद किसने किया? ये उमाशंकर जोशी ने किया। उमाशंकर जोशी मूलतः साहित्यकार हैं, गुजराती भाषा के। रस का अक्षय पात्र किसे कहा है? चौकोर कागज के पन्ने को रस का अक्षय पात्र कहा है। रचना के संदर्भ में अंदर क्या है? कवि के विचार जो किसी कविता का आधार बनते हैं। वह वाला ऑप्शन सही है। छोटा मेरा खेत कविता में खेत की तुलना किससे की है? कवि के चौकोर कागज से की है। कविता में कवि कर्म को किसके समान बताया है? कृषि कर्म के समान बताया है। छोटा मेरा खेत कविता का गुजराती से हिंदी रूपांतरण किसने किया? ये रघुवीर चौधरी ने किया। वह वाला ऑप्शन सही है। साहित्य कृति की रसधारा को कहा है? अलौकिक कहा है।
कवि की आंखें कौन चुराए लिए जा रहा है? कवि की आंखें बगुलों की पंक्ति चुराए ले जा रही है। साहित्य की रसधारा कब तक चलती है? अनंत काल तक चलती है ये। नभ में पाती किसकी बंदी है? बगुलों के पंखों की। बगुलों के पंखों द्वारा क्या चुराए जाने की बात कही है? कवि की आंखें। बगुलों के पंख कविता में आकाश में कैसे बादलों की छाया छाई है? कजरारे बादल। कवि ने अपने खेत में कौन सा बीज बोया है? विचार रूपी बीज बोया है। कवि विचारों का बीज बोकर कौन सा रसायन डालता है? कल्पना का रसायन वो डालता है। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? बगुलों के पंखों का रंग सफेद है। बगुलों के पंख कजरारे बादलों के ऊपर किसके समान तैरते दिख रहे हैं? वो सांझ की श्वेत काया के समान तैरते दिख रहे हैं। ये आपके एमसीक्यूज थे काव्य खंड के, बहुत इंपॉर्टेंट वन शॉट क्लास में। गद्य खंड के भी और वितान पुस्तक के भी हम इसी प्रकार एमसीक्यूज लेके आएंगे। धन्यवाद।